What's up, guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कोड देखिए कितनी शानदार है. The greatest distance in this world is just 4 inches from mind to heart. It is most difficult to manage the balance between them. यहाँ पे बात माइंड और हर्ट की हो रही है, पर लेकिन अगर ढंग से देखा जाए तो जिंदगी का दूसरा नाम ही बैलेंस है. किस तरीके से आप चीज़ों में बैलेंस बना के चलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है लाइफ में आज की डेट में तो खासकर. मैं 2017 के जो जनवरी मतलब 1 जनवरी को जो रिजोल्यूशन लिया जाता है उनके बारे में पढ़ रहा था. बहुत से स्टार थे, सलमान खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, प्रियंका चोपड़ा हो गई, तो उनका सबका एक रिजोल्यूशन था. मतलब सबका वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट रिजोल्यूशन था, पर सब में एक कॉमनैलिटी देखने को मिल रही थी. सब में एक कॉमन पॉइंट था. वो कॉमन पॉइंट क्या था कि अपने काम के बीच में जो वर्क कर रहे हैं और अपनी फैमिली को जितना टाइम देना है उनके बीच में बैलेंस बनाना है. तो देखिए जिंदगी का दूसरा नाम ही बैलेंस हो गया आज की डेट में. किस तरीके से आप अपने खेल में, पढ़ाई में बैलेंस बना पा रहे हैं, किस तरीके से आप अपने काम में अपनी फैमिली को टाइम देने में बैलेंस बना पा रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी इमोशनलिटी को और अपने वर्क को प्रेफरेंस देके दोनों के बीच में बैलेंस बना पा रहे हैं. ये सारी चीजें इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है किस तरीके से आप इन चीजों में बैलेंस बना पा रहे हैं. जो भी इन चीजों में अच्छा बैलेंस बना के ले जाता है वही आज की डेट का बादशाह है, वही आज की डेट का सिकंदर है, वही आज की डेट का किंग है. तो इसीलिए हमेशा ट्राई करें जो सही है उसको प्रेफ़रेंस दें, और कभी भी ऐसा ना सोचें कि मतलब जैसे कि हमेशा अगर माइंड की आप देखें तो माइंड क्या करेगा हमेशा, अगर आपका पढ़ने का मन है एक साइड में और एक साइड में खेलने का है, तो हमेशा वो क्या करेगा, खेलने को प्रेफ़रेंस देगा. तो इसीलिए हमेशा उन चीज़ों को न देख के उन चीज़ों को देखें जो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट है, जिनको करना चाहिए. तो इस तरीके से अपने आप को हैंडल करना सीखें. दिमाग के द्वारा आप हैंडल ना होए, आप दिमाग को हैंडल करें. दिमाग बेलगाम का घोड़ा है, उसकी लगाम आपके हाथ में है. जैसा उसको यूज करेंगे ऐसे ही वो यूज होगा. वरना जब दिमाग अपने आप पे आता है यूज करने के लिए आपको, तो फिर आपको पता है दिमाग आपसे क्या क्या कराता है. ओके. इसलिए इसलिए कभी भी दिमाग के झांसे में न आए और जो जरूरी है उस टाइम पे वही काम करना है. आज 15 अप्रैल है, तो पहले एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में पीआईबी देखेंगे. पीआईबी में भी कई सारी न्यूज है, तो दोनों चीजें करेंगे. उनमें से आपके लिए क्वेश्चंस भी रहेंगे कई सारे. ओके, चलिए आज देख लेते हैं. यहाँ पे ये वाला फर्स्ट आर्टिकल है, ये बाईपोल से रिलेटेड है. कई स्टेट्स में अभी बाईपोल इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें बीजेपी फिर से अच्छी खासी जीत बना के आई है. तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है. बस आपको यहाँ पे बता देता हूँ बाईपोल होता क्या है. देखिए, नो एक तो होता है नॉर्मल इलेक्शन, जिसको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं. जनरल इलेक्शन अभी 2014 में हुआ. तो उसके बाद में, या मतलब क्या होता है कि जो वहाँ पे इलेक्शन हो चुका है, तो कुछ सीटें ऐसी रह जाती हैं जो खाली रह जाती हैं. या तो कोई आदमी, मतलब इलेक्शन हो गया, सब जीत के आ गए, या तो किसी आदमी ने रेजिग्नेशन दे दिया, या किसी की डेथ हो गई, या किसी पे कोई केस चल गया, उसकी वजह से उसको सीट्स खाली छोड़नी पड़ गई. ठीक है. तो इस तरीके से वहां पे बाई इलेक्शन होते हैं, तो उनको बोलते हैं बाई इलेक्शन, जो कि जनरल इलेक्शन से डिफरेंट होते हैं. वो इमरजेंसी के कारण किसी भी तरीके से सीट खाली होती है, तो उनको बाई इलेक्शन बोलते हैं. ठीक है. ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा है. इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात की गई है, और किस तरीके से दोनों को बैलेंस बना के चलना चाहिए, और इंडिया को चाइना की स्ट्रेटजी समझनी चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है. तो अच्छा आर्टिकल है. वैसे भी एम के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल थे. तो काफी अच्छा आर्टिकल ये लिखते हैं. ये वाला आर्टिकल वही, वैसे तो काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, वही नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला चक्कर, और यूएसए का उसमें इंटरफियर, और चाइना किस तरीके से साइड में सपोर्ट कर रहा है. तो चारों डायमेंशन देखेंगे कौन कहाँ पे है. थोड़ा रसिया का भी एंगल इसमें देख लेंगे, जो कि आर्टिकल में तो नहीं है, हम अपनी साइड से देख लेंगे इसमें. ये है किस तरीके से सोसाइटी और डॉक्टरों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. जहाँ पे डॉक्टरों को भगवान माना जाता था, आज की डेट में उनको शैतान माना जाता है. क्यों? उनको देखा जाता है कि वो बस पैसा ऐंठने के चक्कर में रहते हैं. तो इसीलिए इस आर्टिकल को देखेंगे किस तरीके से दोनों को बैलेंस बना के चलना चाहिए, और किस तरीके से जो ट्रस्ट खो चुके हैं अपना ट्रस्ट वापस पा सकते हैं डॉक्टर. तो इस तरीके से इसको डिस्कस किया गया है. आप लोगों ने पिछले कुछ समय से देखा होगा कि डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, और किस तरीके से, मतलब एक तरीके से उनको थ्रेट हो गई है कि कोई भी आता है उनको मारता है, उनको डराता है. तो काइंड ऑफ चीज़ें चल रही है, सिक्योरिटी मांग रहे थे. तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है. इस आर्टिकल को भी अच्छे से देखेंगे. आज सैटरडे है, तो ग्राउंड जीरो है, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए रहता है, ऊपर से एक पर्टिकुलर आदमी के लिए है. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो आदमी है, ये इनके बच्चे हुए हैं, तो सारे बच्चे किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं. ये देखिए कैसे हाथ वगैरह हो रखे हैं. तो वही है इनके लिए, ये मतलब किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए. तो इनके लिए, कुछ बच्चों के लिए, मतलब वो डेथ मांग रहे थे, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, यूथेनेसिया वाला टॉपिक जो था, तो उससे रिलेटेड है. वैसे सिंगल हैंडेड है, एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए इसको नहीं डिस्कस करेंगे. इसके अलावा पीआईबी में कई सारी न्यूज़ है, और थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे हम लोगों ने, जो एक दो दिन में भी चीज़ें की हैं. तो इस तरीके से आज का हमारा शेड्यूल होगा कंप्लीट.
आइए अब चलते हैं। तो ये वाला आर्टिकल है, इस वाले आर्टिकल में सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए 14th दलाई लामा। ये है 14th दलाई लामा, ठीक है। इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। दलाई लामा ये पद का नाम है, यहाँ पे ये याद रखना, ये इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, ये इनका नाम है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो ये 14th दलाई लामा है। इनकी अभी विजिट कहाँ पे हो रही थी? अरुणाचल प्रदेश में इनकी विजिट हो रही थी। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मोनास्ट्री में, ये यहाँ पे इनकी विजिट हो रही थी, जिसको लेके चाइना बहुत ही ज्यादा, आप लोग देख सकते हैं कि चाइना ने बहुत ज्यादा मतलब बदतमीजी कर रखी थी उस टाइम पे, कि यहाँ पे क्यों इनको भेज रहे हैं, काइंड ऑफ। तो बहुत बार उसने अपना ऑब्जेक्शन दिखाया था इस चीज को लेके, पर लेकिन इंडिया ने इनको अलाउ किया। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल में है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आपको ये याद रखना है कि ये 14 नंबर के हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो चाइना ने क्या किया, बहुत ही ज्यादा इस थोड़े से ही ड्यूरेशन में बहुत ही ज्यादा इंडिया को एक तरीके से मतलब डरा रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, बायलैटरल रिलेशन खराब हो जाएंगे अगर आप इनकी विजिट वहां पे अलाउड करेंगे। तो वो सब चीजें चल रही थी। क्यों? क्योंकि जो चाइना है वो कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश वाला जो हमारा पार्ट है उसको सदर्न तिब्बत बोलता है, तिब्बत का साउथ वाला पार्ट बोलता है उसको। मैप देखिए एक बार, तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, ये हो गया यहाँ पे इंडिया, और इंडिया का ये यहाँ पे ऊपर हो गया तिब्बत। तो ये हो गया यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला हमारा पोर्शन। तो चाइना क्या कहता है कि ये साउदर्न पार्ट ऑफ द तिब्बत है। तो मैक्सिमम इसी के ऊपर इनकी लड़ाई होती रहती है। तो ये हमें हमारे इस पार्ट को हमेशा अपना पार्ट बताता रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ से इंडिया से मतलब अब हमारे वाले अरुणाचल प्रदेश से अगर कोई आदमी यहाँ पे जाता है, तो सबसे बड़ी बात है उसको उसको वीजा वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। पासपोर्ट वीजा किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। चाइना बोलते हैं कि आप तो अपनी कंट्री में ही तो आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक बदतमीजी करते हैं चाइना वाले इस वाले एरिया के साथ में। तो ये तो सारी चीजें साइड में थी। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बताना है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो कितनी बाहर की कंट्रियों को टच करता है, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर किस किस के साथ में है। देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन काफी अच्छा है। और यार आजकल देख रहा हूँ मैं, आप लोगों ने आंसर देना बिल्कुल बंद कर दिया है, मतलब बहुत ही कम आंसर आ रहे हैं आज की डेट में। मतलब चल क्या रहा है यार, जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है आप लोग मतलब उतने ठंडे पड़ते जा रहे हैं क्या? एक डायलॉग होता है कि जिस मकसद को मंजिल तक न पहुंचा सके उसे खूबसूरत मुकाम देकर छोड़ देना ही अच्छा है। कहीं वो तो माइंड में नहीं आ गया है? ऐसा है, एग्जाम निकालना है तो निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखो। किसी भी चीजों को ऐसे मत सोचो कि हल्के में नहीं लेना है किसी भी चीज को। एक टाइम आ गया है, अब तो आप लोगों को जोश में काम करना चाहिए। अब तो मतलब क्वेश्चन कुछ तो, जितने तो मैं पोस्ट करता हूँ उसके अलावा अपने आप से भी खुद से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर लेकिन आप लोग ठंडे पड़ते जा रहे हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं यार, एक मिनट। तो अजान हो रही थी यार। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अभी इसको बोल रहा है कि ये क्या किया इन्होंने, रफल्ड बोलते हैं झल्लेदार, मतलब खूब जोर शोर से इन्होंने जितने अपने पंख फैलाए चाइना वालों ने खूब अपोज किया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या है, आगे ये बोल रहे हैं कि मतलब जो ये मोनेस्ट्री है इसको आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है कि ये सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है वर्ल्ड में, ठीक है। और इंडिया में तो फर्स्ट है। फर्स्ट वाली कहाँ पे है? ये है पोटला, प्लेस है लहासा। कहाँ पे है ये? तिब्बत में पड़ता है। तो इसको याद रखना है। और जो तवांग ये मोनेस्ट्री है, ये तवांग रिवर पे पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट भी तवांग है और अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें आप लोगों को याद रखनी है। देखिए बीजिंग ने बहुत सारी वार्निंग इशू की थी चाइना ये इसको लेके। क्यों? क्योंकि चाइना जो है किस लिए चाहता है, बीजिंग कैपिटल है चाइना की, ठीक है। तो चाइना चाहता क्या है? चाइना ये चाहता है कि देखिए जो तिब्बत में अगर एक तरीके से, तो पहले अशांति यहाँ पे इनके जिंगजियांग वाले रीजन में बनी हुई है, मुस्लिम वाला एरिया है थोड़ा सा वो वाला। तो वहाँ पे उसको जो कट्टरपंथी थोड़े उस टाइप से वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चलती है। थोड़ा सा आई वाला भी, जो आई एस वाला भी थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है। और ऊपर से अगर तिब्बत वाले एरिया में भी दलाई लामा की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो चाइना की सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का चक्कर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी एक बार एरिया देख लीजिए। ये जिंगजियांग रीजन है, यहाँ पे हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो ये लगभग ये वाला एरिया पड़ेगा, ये ऊपर वाला यहाँ पे कजाकिस्तान से कनेक्टेड जो रहता है ये वाला एरिया, ठीक है। ये इधर वाले एरिया में। तो इस वाले एरिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वैसी एरिया में खराब वो चल रही है, बहुत ज्यादा इनकी इंस्टेबिलिटी रहती है। अगर यहाँ पे भी हो गया तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ही मतलब सख्त रवैया अपना रहे हैं इंडिया। अगर अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने दलाई लामा जी को अलाउड किया, तो इसलिए ये चीजें इस तरीके की बोल रहे हैं। और देखिए चाइना इवन रिस्क, मतलब इस तरीके से चाइना इतना वो आ गया कि वो कॉन्फ्लिक्ट करने के उसमें भी आ गया। बोला सारे बायलैटरल रिलेशन खराब हो जाएंगे, मीडिया भी वहाँ की और वहाँ के जितने मिनिस्टर हैं वो भी, तो सारे एक साइड में मतलब सारे अग्रेसिव हो गए थे एक तरफ से लेके सारे। और इवन यहाँ तक चाइना गुस्सा हो गया था, मतलब रिस्क लेने के लिए तैयार भी है इंडिया के साथ में, मतलब एक तरीके से कि यहाँ तक ये कर देंगे वो कर देंगे, सारी चीजें उन्होंने बोली।
और पहले से ही देखिए नॉन अलाइंग मूवमेंट जब उस टाइम पे चला था, उससे लेके तब से लेके असाइलम जब दिया गया था दलाई लामा को, तब से लेके 1962 में फिर वार भी हुई थी चाइना के साथ में। तो ये सारी चीजें लेके तो चाइना की हमेशा से एक एग्रेसिव पॉलिसी रहती है, जिसको लेके इस तरह की कंडीशन बनी रहती है। ओके, नॉन अलाइंग मूवमेंट की बात आ रही थी, थोड़ा नॉन अलाइंग मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। देखिए नॉन अलाइंग का मतलब क्या होता है, किसी के भी साथ में किसी के भी साथ में ना मिलना। मतलब देखिए जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, उस टाइम पे कंडीशन क्या थी, उस टाइम पे दो पावर थी। एक साइड में कौन सा था, एक साइड में तो था यूएसए, दूसरी साइड में था यूएसएसआर बोला करते थे उस टाइम पे। तो नॉन अलाइंग का क्या मतलब था, जो ये कंट्री थी जितनी भी नई नई आजाद हुई थी, न्यूली बोर्न कंट्री आप इनको बोल सकते हैं, जो नई नई इंडिपेंडेंट कंट्री हुई थी, जिनको यूके ने या यूरोप आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्री थी, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, जो कि कॉलोनी बना रखी थी जिन्होंने वर्ल्ड ओवर। तो वो नई नई कंट्री जो आजाद होके आ रही थी, वो बहुत ही सहमी हुई थी, बहुत ही डरी हुई थी। वो सोच रही थी कि पता चला अब तो इनसे आजाद होके आए हैं, अब किसी ने पता चला यूएसए ने या फिर यूएसएसआर ने हम लोगों को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो उस टाइम पे इन्होंने मिल के सबने एक नॉन अलाइन तरीके का मूवमेंट चलाया कि हमको किसी के भी साथ में नहीं मिलना है, हमको सबसे अलग रहना है। ठीक है, तो उसको नेम बोला गया था। तो नेम उस टाइम से ये चला हुआ रहा था। इसके प्रिंसिपल क्या थे, प्रिंसिपल वही थे, अगर याद करने के बेस पे मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ ये, पीस रखनी है। मतलब वही है एक तरीके से, देखिए आप इनको अगर याद रखने के लिए, वैसे माइंड माइंड में नहीं लगाना है, मतलब नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ, इनको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे गरीब आदमी होता है ना, जब बहुत ज्यादा गरीब आदमी होता है, तो गरीब आदमी क्या करेगा, वो क्या करेगा, इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि कंट्री उस टाइम पे बहुत ही पुअर कंट्री थी ये। तो एक गरीब आदमी की सिचुएशन इनके साथ में कंपेयर करें तो आप लोग ये चीजें समझ सकते हैं। एक तो क्या करेगा, वो एक दूसरे के साथ में पीस बना के रखना है। ठीक है, पीस बना के रखेंगे। अगर दो आदमी पड़ोस में रहते हैं ए और बी, वो बोलेंगे यार एक दूसरे के शांति में रहते हैं, वैसे ही घर का खाना पीना नहीं चल रहा है, ऊपर से हम तुम लड़ाई करते रहे तो बस चल गया काम। दूसरा इंडिपेंडेंसी, एक दूसरे की इंडिपेंडेंसी को हार्म नहीं करना है। आप अपने घर में सही हो, हम अपने घर में सही है। डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट होगा तो म्यूचुअल एक दूसरे का साथ देना है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक दूसरे को काटना है, कट्टर वो करना है। ठीक है, और नॉन अलाइंग तो रहना ही है दूसरों के साथ में, मतलब नॉन अलाइंग जो दो पावर है उनसे अलग रहना है। नोट पार्टिसिपेट, किसी भी मिलिट्री और पार्टिसिपेशन, मतलब एक दूसरे के साथ में मिलिट्री से वार नहीं करनी है, कि कोई भी पॉलिटिकल बैकलॉग इस तरीके की चीजें नहीं करनी है। मतलब एक हारमोनी से दोनों को मिलके रहना है, एक दूसरे के म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी है। तो काइंड ऑफ इनके सारे वो थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये चीजें उस टाइम पे नॉन अलाइंग मूवमेंट में ये इन्होंने चीजें डिसाइड की थी कि हम ये सारी चीजें फॉलो करके चलेंगे। और इंडिया उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो उस टाइम पे बहुत ही जाने माने लीडर थे, जो यहाँ पे इंडिया की लीडरशिप कर रहे थे उस टाइम पे। और दो एक चीज और, जब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पे, जो इसकी सबमिट हेल्ड होती है, वो एवरी ईयर नहीं होती है, वो एवरी 3 ईयर होती है। तो ये इसको याद रख सकते हैं आप। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि लास्ट वाली कब हुई थी, लास्ट वाली कब हुई थी ये। ठीक है, और नेक्स्ट वाली कब होगी, तो दोनों आपको बताना है, और कहाँ होगी ये भी बताना है। ठीक है, और कहाँ हुई थी ये भी बताना है। तो दोनों चीजें बतानी है। अगर डिसाइड हो चुका होगा, इसका प्लेस चेक कर लूंगा मैं भी, आप लोग भी कर लेना। तो आंसर देना यार, आंसर दीजिए प्लीज। ठीक है, आंसर दोगे तो मैं भी चीजों को कर रहा हूँ, तो मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा। आप लोग आजकल बहुत ही ज्यादा ठंडे वस्ते में डाल रहे हैं चीजें। तो ये सब कुछ था इसके बारे में। आइए अब आर्टिकल देख लेते हैं, बचा हुआ क्या बचा हुआ है उसमें। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि जिस तरीके से अगर चाइना का, अगर आप डिफेंस का बजट देखें, तो बहुत ही ज्यादा है। ओनली यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिससे कम है, और सबसे चाइना का बजट बहुत ज्यादा है। 150 बिलियन के करीब चाइना का बजट है 2017 में। और जबकि इंडिया का देखें तो इंडिया का लगभग 50 बिलियन के करीब भी नहीं है ढंग से। ठीक है, तो इंडिया से लगभग 3 गुना है। ठीक है, तो इतना ज्यादा है, मतलब चाइना का जो बजट है इतना ज्यादा है। इंडिया का लगभग 46 के, मतलब 40 से 46 के लगभग बिलियन के करीब है, तो इसका लगभग 3 गुना है चाइना का। और देखिए आज की डेट में राइटर बोल रहे हैं कि चाइना अब स्टेटो को बना के रखने वाला नहीं है, मतलब यथास्थिति बना के रखने वाला नहीं है। चाइना एक ऐसी रोल में आना चाह रहा है कि लगे कि दुनिया को कि मैं वर्ल्ड पावर हूँ। ठीक है, तो चाइना एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्डर में आने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे इंडिया को जो अनअवेयर वाली वार होती है उनको साइड में रखना चाहिए, उन सब चीजों को, मतलब फालतू में इनके साथ में नहीं उलझना चाहिए। ये बात यहाँ पे ये बोल रहे हैं, मतलब फालतू में इनके साथ में किसी भी तरीके की, मतलब लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मतलब जो दलाई लामा वाला चक्कर था, तो इस तरीके के फालतू के मैटर्स को इंडिया को बीच में नहीं लाना चाहिए। तो इस तरीके की बातें ये बोल रहे हैं। आगे देखिए क्या है। तो वन बेल्ट वन रोड वाले, इसमें हम ये वॉर्न भी कर रहे हैं कि अगर जिस तरीके से चाइना क्या कर रहा है, इंडिया को आइसोलेट कर रहा है। आइसोलेट कैसे कर रहा है, ये देखिए हमारे वाले रीजन में ही आके हमको, मतलब ये तो पुराने वाला है जो यहाँ पे दिखाया गया है। आज की डेट में इंडिया का एक भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट म्यांमार से और बांग्लादेश से आप लोग कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, फिर इधर जा रहा है।
तो इसका मतलब ऊपर से भी नीचे से भी हमको आइसोलेट करने के चक्कर में है। हम एक बार जब उरी में अटैक हुआ था तो हम लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान को टेररिज्म के नाम पे आइसोलेट कर दे, पर लेकिन आज की डेट में जो हो गया है, इंडिया वो खुद चाइना इंडिया को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये चीज हो गई, दूसरा यही है चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, तो वो चीज हो गई। तो उसमें भी कई सारी कंट्री है, अफगानिस्तान भी है और भी कई सारी कंट्री की बात चल रही है, यहाँ पे हमारे वाले एरिया से होता हुआ जा रहा था। तो इसके बारे में भी ये हम लोग बोल रहे थे कि यार इन चीजों को सेटल डाउन करो, हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पर लेकिन उसको सेटल डाउन करने के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो ये चीजें यहाँ पे ये बता रहे हैं आर्टिकल में कि देखिए इस तरीके से ये हो गया, एक तो आई वन बेल्ट वन रोड वाला हो गया, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर वाला हो गया, और ऊपर से जो ये वन बेल्ट वन रोड है इसमें तो इतनी सारी कंट्री जुड़ी हुई है कि पूरा एशिया का पोर्शन है। अगर इंडिया इससे अलग रहा तो एक तरीके से इंडिया फ्रेंडलेस हो जाएगा इस वाले एरिया में, तो इंडिया कंप्लीटली आइसोलेट हो जाएगा। तो इसलिए इंडिया को प्रॉपर वे में सोच समझ के स्टेप्स लेने चाहिए और एक तरीके से मिलजुल के काम करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी बात होती है, देखिए जिस तरीके से आज की डेट में यूएसए के साथ में कंपेयर कर रहा है अपने आप को चाइना, और हम क्या करते हैं, हम अपने आप को चाइना के साथ में कंपेयर करते हैं। तो चाइना को जब भी हमारे साथ में कोई कंपेयर करता है तो चाइना को बुरा लगता है। वो चाइना बोलता है कि मुझे इंडिया के साथ में कंपेयर क्यों कर रहे हो भैया, मुझे यूएसए के साथ में कंपेयर करो, आई एम द बॉस, आई एम द पावर ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट टाइम। तो इस तरीके की बातें बोलता है चाइना, पर लेकिन इंडिया वाले हमेशा अपने आप को चाइना के साथ में कंपेयर करते हैं, तो ये इसको बुरा लगता है। ठीक है, तो ये चीजें बोल रहे हैं कि मतलब इनके साथ में प्रॉपर वे में, क्योंकि उनकी जो आज की डेट में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, डिफेंस के बजट या जिस तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी भी कंट्री को अपनी साइड में मिला लेते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा है इनके पास में आज की डेट में। तो इसलिए इनके साथ में हमको सॉरी यार तो इनके साथ में हमको अच्छे रिलेशन बना के चलने चाहिए, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा है। जब मिल बैठेंगे दो यार तो खूब जमेगा रंग, एक साइड में ट्रम्प और दूसरे साइड में नॉर्थ कोरिया का छोटू। तो दोनों देखिए अपने अपने पूरे ताव में है। तो कंडीशन क्या चल रही है, कंडीशन ये चल रही है कि नॉर्थ कोरिया बार बार अपनी न्यूक्लियर कोई भी छोटी मोटी मिसाइल बनाता है और बार बार यूएसए को बोलता है कि मैं तेरे ऊपर कली छोड़ने जा रहा हूँ। तो इस तरीके की इनकी बात रहती है नॉर्थ कोरिया की। तो अभी हुआ क्या है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी पॉलिसी चेंज कर दी है। पहले उसने बोला था रशिया के साथ में संबंध अच्छे बनाऊंगा, रशिया सीरिया पे बम छोड़ने के बाद में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि उसको सही करने जा रहे हैं। दूसरा उसने बोला था चाइना अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, कल उसने फिर से बोल दिया कि चाइना ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तीसरा उसने बोला था अफगानिस्तान में से अपनी फोर्सेज हटा रहा हूँ, अब वो फिर से वहां पे अफगानिस्तान में सबसे बड़ा बम छोड़ दिया उसने। तो इस तरीके की जो पॉलिसीज निकल के आ रही हैं, अब ये चाइना के साथ में इतना अच्छी व्यवहार क्यों बना रहे हैं भाई साहब, तो पहले तो वो पॉइंट समझ लीजिए। वो इसलिए बना रहे हैं कि चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जो कि नॉर्थ कोरिया को हैंडल कर सकती है वर्ल्ड में। चाइना के अलावा कोई भी नॉर्थ कोरिया को हैंडल नहीं कर सकता है। देखिए जिस तरीके से यूएसए जो था पहले क्या किया करता था, यूएसए ने इजराइल को बनाया, मैप देखिए एक बार, ये तो दबा हुआ है, एक मिनट। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। यूएसए किसकी किसके बेस पे दुनिया को डराता रहता है, मतलब यूएसए क्या करता है, डायरेक्ट देखिए अगर कोई रेस्पॉन्सिबल आदमी किसी आदमी को जाके छेड़ने लगेगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा आदमी क्या करता है, अपना कोई एक ऐसा साइड में आदमी रखता है जो कि उसकी बिहाफ में काम करे, मतलब किसी को भी जाके पीट के आ जाए, इसके ऊपर वो भी ना हो, दाग धब्बा भी ना लगे और उसका काम भी निपट जाए। तो इस तरीके से यूएसए किसको रखता है अपने पास में, इजराइल को रखता है। ठीक है, तो इजराइल उसका वो काम करता है जिस तरीके से सेम कंडीशन आज की डेट में चाइना ने बना ली है। चाइना ने दो आदमी ऐसे तैयार कर लिए हैं अपने जो कि आज की डेट में इसके हिसाब से काम करते हैं। एक तो हो गया नॉर्थ कोरिया, मतलब करते नहीं है, मतलब करेंगे आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके कंडीशन बन रही है। और दूसरा हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान तो खैर कर भी रहा है। तो दो ऐसी कंट्री हो गई हैं जो कि आज की डेट में मतलब ये पैंतरा किसका खेल रहे हैं, सेम पैंतरा खेल रहे हैं जो कि पहले यूएसए खेला करता था। तो वही है, इन्होंने यूएसए की लाइन पे चलते हुए आज की डेट में ये चीजें कर ली हैं। तो ये चीजें मतलब जिस तरीके से यूएसए को उसी का खुद का पैंतरा भारी पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि आज की डेट में यूएसए को चाइना के साथ में अपने रिलेशन अच्छे बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि क्योंकि वो उसको नॉर्थ कोरिया को टैकल करना चाहता है। तो अगर चाइना को चाहता है कि नॉर्थ कोरिया को टैकल करे, तो यूएसए क्या कर रहा है, इसके साथ में अच्छे रिलेशन बनाने की बात कर रहा है, अब ट्रेड व्यापार भी ठीक करने की बात कर रहा है। एक तो ये वाला पोर्शन हो गया। दूसरा एक और यहाँ पे थोड़ी बात थी, ये थी एक थार्ड के बारे में हमने बात की थी, इसको बोलते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये क्या था, ये एक एक डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम था। मतलब नॉर्थ कोरिया ने बोला कि मैं मिसाइल छोड़ दूंगा, बार बार डराता रहता था। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे साउथ कोरिया में देखिए, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग है और यहाँ पे सीओल है कैपिटल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपना साउथ कोरिया में अपना ही सिस्टम लगा दिया जिससे कि अगर कोई मिसाइल छोड़ रहा है तो उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय किया जा सके या यहाँ पे एरिया में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
तो ये मिसाइल सिस्टम इन्होंने यहाँ लगा तो दिया, इससे चाइना वाले भी गुस्सा हो गए। चाइना वाले बोले यार तू तो हमारे मोहल्ले में ही आके मतलब एक ऐसे मिसाइल सिस्टम यहाँ पे रख रहा है, कल को तो अगर कोई बात होने लगी हमारे ऊपर भी तो इसका यूटिलाइज करेगा। ऊपर से रशिया वाले भी इसी बात पे अपोज कर रहे थे यूएसए का, कि ये तो वही बात हो गई ना कि उसके नाम पे हमारे मोहल्ले में लाके तुमने सारा सामान रख दिया है, कल को कुछ भी होने लगे तो सारी चीजें यूज करेगा आराम से। तो इन दो चीजों से भी इस वाले एरिया में बहुत ही ज्यादा एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया का सैफ अली खान वाला डायलॉग याद आता है मुझे, राजा भैया मूवी थी शायद वो, तो उसमें बोलता नहीं है जब हम आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो नॉर्थ कोरिया वाले जो लीडर हैं वो यही बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो एरिया में गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस तरीके की इनकी सिचुएशन रहती है यहाँ पे। और ट्रम्प देखिए आज की डेट में ट्रम्प भी अपना कम नहीं है सीरिया में, और दूसरा अफगानिस्तान में। अब ट्रम्प भी बोल रहे हैं कि अगर ये बदतमीजी बंद नहीं करेगा नॉर्थ कोरिया, तो ये बोल रहे हैं कि यूनिलैटरल एक्शन लूंगा मैं, मतलब वन डायरेक्शनल, मुझे मतलब नहीं है ये क्या कर रहा है, मैं इसको फिर इंसान बना दूंगा अगर ये बदतमीजी करता रहा। तो उसने भी यहाँ तक बोल दिया, तो इसीलिए वो चाह रहा है कि थोड़ा सा सेटल हो जाए चीजें, वरना फिर वही कंडीशन होगी जो सीरिया में हुई है अभी, यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी। और अगर ये चीजें जल्दी से सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो मतलब कंडीशन आगे आने वाले टाइम में और एग्रेसिव वे में चलेंगी, और ये और ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, एक वर्ल्ड का ऑर्डर ही चेंज कर देंगे अगर यही चीजें चलती रही। तो क्योंकि देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाएंगी अगर इस तरीके से चलती रही, एक साइड में रसिया हो गया, दूसरी साइड में चाइना हो गया, इधर नॉर्थ कोरिया हो गया, तो सब बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ जाएंगे। उधर मिडिल ईस्ट में सारे लगे ही हुए हैं, मतलब उस वाले एरिया में, सीरिया वीरिया वाले एरिया में, वहाँ पे सब लगे हुए हैं। अगर वो सारी चीजें चलती रही तो यहाँ पे भी कंडीशन बहुत ही ज्यादा ग्रेव हो जाएगी, तो इनको सबको थोड़ा मिलके काम करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आर्टिकल में बोली गई है। देखिए एक टाइम हुआ करता था जब डॉक्टरों को भगवान माना जाता था, आज की डेट में इमेज बिल्कुल चेंज हो चुकी है, कहीं ना कहीं डॉक्टरों को शैतान की नज़र से दुनिया देखने लगी है। क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं उसके बेस पे जिस तरीके से मीडिया की रिपोर्ट निकल के आती है डे बाय डे में, कभी किसी केस में, कभी किसी केस में, कभी दवाई से लेके, कभी ऑपरेशन से लेके, और कभी मतलब डेड बॉडी भी रिटर्न नहीं करते हैं उससे रिलेटेड। मतलब आप लोगों ने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की गब्बर इज बैक, वहाँ पे वो जो चीज़ें दिखाई गई हैं मेडिकल सिस्टम की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल में ये बता रहे हैं। मतलब मेरी साइड से कुछ नहीं है, कभी सोचे कि मैं डॉक्टरों को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। अब बहुत ही ऐसी बात नहीं है, देखिए हर जगह कुछ अच्छे इंसान होते हैं, कुछ बुरे इंसान होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे भी डॉक्टर होते हैं। तो ये यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तो ये कंप्लीटली न्यूज़पेपर के बेस पे मैं ये चीज़ें बोलूँगा जो भी बोलूँगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, तो उसमें वॉयलेशन देखने को मिला है, किस तरीके से वॉयलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर हुआ है, मतलब डॉक्टरों को किस तरीके से डराया गया है, डॉक्टरों को किस तरीके से धमकाया गया है, डॉक्टर ने भी किस तरीके से, कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि डेथ हो जाती है, इंस्टीट्यूशनल डेथ हो जाती है, जबकि अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होती है, उसके बाद में भी डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी ऑफ द डॉक्टर्स दिखती है वहाँ पे, मतलब डॉक्टर प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ तो ये बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो ये दिख रही है कि जिस आदमी का डॉक्टर इलाज करते थे, जिस आदमी का डॉक्टर इलाज करते थे, जो आदमी डॉक्टरों के पास में इलाज कराने के लिए आता था, आज की डेट में कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि उन्हीं आदमी से डॉक्टरों को प्रोटेक्शन चाहिए। ये देखिए सबसे बड़ी बात ये आर्टिकल में ये बोली गई है यहाँ पे। ऐसा टाइम था डॉक्टर को भगवान माना जाता था, आज की डेट में वही डॉक्टर उन्हीं आदमियों से प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर किसी की आदमी की हत्या हो जाती है, किसी को गलत दवाई दे दी जाती है, तो वो डॉक्टर को फिर मारने के लिए आते हैं, तो उसी के लिए प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो वही सारी आर्टिकल में वो चीजें बोली गई हैं। इसके अलावा और भी कई सारे इश्यूज हैं, सबसे बड़ा तो इशू यही है कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डिपेंड कर गए हैं। आज की डेट में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल देख लीजिए, वहाँ पे चीजें फैसिलिटी अवेलेबल होती है, पर गवर्नमेंट जो है खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो चाहते ही नहीं है कि वो रूरल एरिया में जाके जॉब करें। ये भी बहुत बड़ा इशू रहता है जो कि डॉक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि हर एक आदमी यार अगर एक अच्छे लेवल पे पढ़ाई कर रहा है तो वो क्या सोचता है हमेशा कि एक ऐसी सिटी में रहे जहाँ पे उसके बच्चे पढ़ सकें, फैमिली अच्छे से रहे, किसी रूरल एरिया में थोड़े ना जाके रहेगा। रूरल एरिया के जो आदमी है वो आज की डेट में सिटी की तरफ को भाग रहे हैं, तो एक अच्छी खासी पढ़ाई करके आदमी क्यों सोचेगा मैं गाँव में जाके रहूँ। तो इसका खैर सॉल्यूशन आज की डेट में निकल रहा है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से आज की डेट में सारी चीजें मतलब ऑनलाइन चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आधार कार्ड से कनेक्टेड करके जो चीज़ें आ रही हैं, वो हालाँकि आर्टिकल में नहीं दे रखी हैं, वो दूसरे आर्टिकलों का पार्ट था। तो ये सारी फैसिलिटी आज की डेट में प्रोवाइड कराई जा रही है, तो वो सेकंड पार्ट है अगर देखा जाए तो उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फीस इतनी ज़्यादा हो गई है डॉक्टरों की, ये बोला जाता है कि नॉर्मल जो गरीब इंसान है, वो अच्छे से फीस पे करने की कंडीशन में नहीं रहता है, और इसी के कारण जो अच्छी खासी फैसिलिटीज़ है, जो एक मतलब जो
आज की डेट में अगर एक अच्छा इलाज करवाना है तो वो ओनली उन्हीं आदमियों के लिए अवेलेबल है जिसके पास में पैसा है। अच्छी खासी टेक्नोलॉजी होते हुए, सारी चीज़ें होते हुए भी आज की डेट में प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन और द कमर्शियलाइजेशन इतना ज़्यादा हो चुका है मेडिकल चीज़ों का कि एक जनरल पब्लिक को जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए थी, वो हेल्थ सर्विस उनको नहीं मिल पा रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिवाइड आ चुका है बीच में। एक साइड में रिच आदमी हो गए हैं, एक साइड में पुअर आदमी हो गए हैं, तो रिच आदमी तो कहीं से भी कुछ भी ले सकता है और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। लेकिन पुअर आदमी जो कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन का एरिया है हमारी कंट्री में, उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो ये बात बोल रहे हैं कि ये बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई है, बहुत ही बड़ा डिवाइड हो गया है और जो कि हेल्थ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सब आदमियों को मिलना चाहिए। हेल्थ तो बेसिक हेल्थ की फैसिलिटी क्योंकि इसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट है हमारी सोसाइटी में। जो नॉर्मल आदमी होता है उसकी डेली कमाई का आधे से ज़्यादा है, तो इसी में हेल्थ में ही चला जाता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला कॉन्सेप्ट अगर इंप्लीमेंट करके चलें और फैसिलिटी थोड़ी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड कराई जाए तो चीज़ें बहुत ही अच्छी हो सकती है। देखिए फैसिलिटी सारी प्रोवाइड है, मतलब गांव के लेवल पे भी, ब्लॉक के लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी, पर लेकिन वहाँ पे करप्शन इतना ज़्यादा है। जो दवाइयाँ होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो मतलब बाहर बेच दी जाती है, बाहर बेच दी जाती है पैसा कमाने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर कोई आदमी का कोई मतलब अगर किसी आदमी को कोई दवाई प्रोवाइड कराने की बात आती है, कुछ देने की बात आती है, तो हमेशा उसको मतलब साइड में कर दिया जाता है कि छोड़ो कि क्या किया जाएगा, कि मतलब उसको एक तरीके से वो क्या बोलते हैं कि टकराने की बात करते हैं, कि छोड़ो टालने की बात करते हैं, कि कोई नहीं अगर कहीं पे ऑपरेशन करना है तो दवाई खाते रहो, दवाई से काम हो जाएगा। तो मेहनत करने से कतराते हैं, काइंड ऑफ चीज़ें ये बोल रहे थे इसमें आर्टिकल में। तो ये भी एक पॉइंट है, वही हो गया ना कि मतलब अगर गवर्नमेंट के एक बार कोई बन जाता है गवर्नमेंट की जॉब को, तो आदमी ऐसे लेके चलते हैं जैसे कि दामाद बन गया है वहाँ पे जाके। तो मतलब कुछ भी होता रहे अब साइड में, तो उस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सैलरी तो टाइम पे आती रहेगी। अगर कोई आदमी प्राइवेट काम कर रहा है तो वो अपना 110% देता है वहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं आर्टिकल में। आर्टिकल में ये भी बोला है कि ये देखिए सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। गवर्नमेंट में भी आज की डेट में गवर्नमेंट अच्छे वे में काम कर रही है, तो उसका मतलब ये है कि अच्छे आदमी भी हैं। तो अच्छे आदमी भी हैं, बुरे आदमी हैं, पर लेकिन जो बुरे आदमी हैं उनकी क्वांटिटी, उनका नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो अच्छे आदमी हैं। तो इसलिए अच्छे आदमियों की क्वांटिटी है वो बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ पे। वे आउट क्या कह रहे हैं, वे फॉरवर्ड क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखिए आज की डेट में साइंस अच्छे लेवल पे पहुँच चुकी है, तो डॉक्टरों के बीच में और साइंस और सोसाइटी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जिस तरीके से मतलब एक सोसाइटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सबको मिल-जुल के काम करना चाहिए, वही सारी चीज़ें जो बोलते हैं कंक्लूजन में आके कि क्लस्टर अप्रोच अपनानी चाहिए, सारी चीज़ें अवेलेबल है, रिसोर्सेज़ का अच्छे से यूज़ करना चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए, कम्युनिटी से मिलके काम करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो जाता है। ये क्लस्टर अप्रोच और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इतनी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंस देख सकते हैं। एक लोकल एरिया में जो चीज़ें रहती हैं, वो लोकल एरिया से अवेयर रहते हैं। एक आदमी बैठा है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, तो विलेज कई सारे रहते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसको क्या पता कि हर एक विलेज में क्या हो रहा है। अगर लोकल कम्युनिटी रहेगी, अगर लोकल कम्युनिटी चेक एंड बैलेंस पे रखेगी उसको, तो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में होती चली जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से सब अगर मिलके काम करें और जो वर्किंग आवर होता है, उसमें बोल रहा है कि डॉक्टरों का अगर ढंग से चेकअप किया, डॉक्टरों का चेक किया जाए कि वो ढंग से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, और जो मतलब मिलके काम करने वाली बात हो गई यार वही। तो अगर ढंग से प्रॉपर वे में ग्राउंड लेवल पे वर्क किया जाए तो चीज़ें सुधर सकती हैं। आपको क्या लगता है, इसके ऊपर व्यू दीजिए, आप इसको किस तरीके से एनालाइज़ करते हैं कि डॉक्टर अपनी जगह सही है या फिर पेशेंट अपनी जगह सही है? तो दोनों के बीच का आप लोगों को आंसर लिखना है जो कि मैंने आर्टिकल में डिस्कस किया है, ठीक है? तो दोनों को मिलके काम करना चाहिए, डॉक्टर भी अपनी जगह सही है, मरीज़ भी अपनी जगह सही है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ एक्सपायर हो जाते हैं, ग्रेव कंडीशन होती है, सिचुएशन अवेलेबल नहीं होती है कि चीज़ों को टैकल किया जाए, तो डॉक्टर के ऊपर आदमी क्या करते हैं, जिनके घर का कोई इंसान मर जाता है, वो डॉक्टर को ब्लेम कर देते हैं और उसको मारने-पीटने लगते हैं। तो इस तरीके की भी सिचुएशन आती है, ठीक है? वैसे तो आप आंसर नहीं दे रहे हैं, पर फिर भी देख लीजिए, मतलब यार क्वेश्चनों के आंसर दीजिए, ऐसे कब तक चलेगा? अब तो और भी ज़्यादा आप लोगों को आंसर देना चाहिए। हालाँकि देखिए चलिए, मेंस का तो आप लोग जितना एक आधा क्वेश्चन दे सकते हैं, पर लेकिन ऑब्जेक्टिव वालों को तो आंसर दीजिए। पीआईबी की न्यूज़ है, कनेक्शन बनाने के लिए मैंने आज फिर से इसको डाल दिया क्योंकि कल भी न्यूज़ थी और आज भी एक न्यूज़ आई है। इसमें इंडिया की जो निर्मला सीतारमैया जी हैं, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री हैं, तो वो वहाँ पे जापान में गए हुए हैं। जापान में नागोया सिटी में गए हुए हैं। हम लोगों ने कल भी ये चीज़ें देखी थी, ये पूरा मैप देखा था। चलिए, जो कल 4 मैंने आप लोगों को जापान के मतलब आइलैंडों के, बड़े-बड़े आइलैंडों के नाम बताए थे, आपको उनको नॉर्थ से साउथ में लगाना है, ठीक है? ये आप लोगों का देख के एक बार देखिएगा फिर से ढंग से और उनको लगाइएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी कि सबसे ज़्यादा एफडीआई मॉरिशस से आती है, फिर सिंगापुर से आती है, तीसरे नंबर पे जापान है। डीपर एंगेजमेंट कराने की बात चल रही है और ये 2017 में एक्सपेक्टेड है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आएँगे और ये 25% ऑफ द जीडीपी वो 25% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ाने की बात चल रही है जीडीपी में। तो इस वाले पॉइंट पे आज आगे कंटीन्यूअस में है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बात क्या कर रहे हैं,
2000, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। जो हमारा टारगेट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको 25% बढ़ाना है जीडीपी का 2025 तक, 25 बढ़ाना है 25 तक, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डायरेक्ट। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ये यहाँ पे बता रहे हैं, अब क्या बता रहे हैं कि जो इनिशिएटिव लिए गए हैं लाइक नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की बात चल रही है, इनहेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें चीजें क्या कर रही हैं हम, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया में क्या कर रहे हैं, 2.5 लाख गाँवों को हम कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर से। ऑप्टिकल फाइबर और जन धन, आप लोगों ने सुना होगा जन धन भी मिशन, तो दोनों एक चीज साथ में है। पहले ऑप्टिकल फाइबर देख लीजिए, साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए, थोड़ा आप लोगों को फायदा हो जाएगा। देखिए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको, तो फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कम्युनिकेशन जो किया जाता है, इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल है। तो इसमें होता क्या है नॉर्मली, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोन के थ्रू कोई सिग्नल जाते हैं तो उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, लाइट में उनको टर्न आउट किया जाता है, मतलब लाइट की फॉर्म में किया जाता है, फिर लाइट यहाँ से भेजी जाती है इसमें, ठीक है। तो लाइट फिर यहाँ से भेजी जाती है, तो लाइट यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से आती है, फिर निकाल के फिर से उसको डिजिटल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर से यहाँ पे सुन लिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया जो कि ऑप्टिकल फाइबर के हिसाब से कम वर्क करता है। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या रहता है वो देखिए, एक मिनट। कॉन्सेप्ट रहता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखना है। अगर साइंस समझ में नहीं आती है, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो ये ओनली ये याद रख सकते हैं। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है, इस तरीके से, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस तरीके से लाइट चलती है। ये एक पाइप हो गया, इसके थ्रू इस तरीके से लाइट चलती है और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना कब स्टार्ट होता है, जब इंसिडेंट रे, मतलब जो आने वाली रे है वो, या अगर कुछ नहीं होगा तो वो ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर थोड़ी ऐसी हो जाएगी, अगर उसकी उसमें रिफ्लेक्टेड हो रही है थोड़ी, अगर रिफ्लेक्टेड हो रही है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड में फर्क है। रिफ्लेक्ट होती है वो जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट वापसी आती है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्टेड होती है कि जिस मीडियम से आ रही है दूसरे मीडियम में पहुंच जा रही है, ठीक है, अपने जो नॉर्मल है उससे हल्की सी इधर उधर हो जा रही है, जो रास्ते पे चलनी चाहिए, तो उसको रिफ्रैक्टेड बोलते हैं। तो दोनों में चीजें याद रखिएगा। तो जो ये वाला एंगल है, इंसिडेंट एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है वो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे देखी जाती है जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट कई बार आ जाता है, मैंने सोचा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, तो इसको याद रखिएगा, ये टर्म तो खासकर याद रखिएगा, और कुछ याद रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ओके। अब थोड़ा फायदा क्या होता है वो भी देख लीजिए, इससे एक तो लॉस बहुत कम होता है, एक सिक्योरिटी अच्छी खासी रहती है, एक बैंडविड्थ को अच्छे खासे से यूज किया जा सकता है, और मतलब इंटरफेरेंस जो आवाज में होता है ना, इधर उधर से आवाज में इंटरफेरेंस हो रहा है, आज की डेट में आप लोग जियो का सिम यूज कर रहे होंगे तो शाम के टाइम तो देखा होगा मिलता ही नहीं है ये। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं तो वो सारी चीजें बहुत कम होती है इस वाले केबल में, और एक प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन होता है। तो ये सारी छोटी कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इतनी ज्यादा नहीं है, ये तो राइट ऑफ मतलब लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है मेंस के आंसर के, पर लेकिन ये चीजें आप लोगों को देखनी है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर से, ये चीजें वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी इसके थ्रू। तो ये थोड़ी चीजें याद रखिएगा। एक ये वाला पॉइंट भी देख लीजिए थोड़ा सा, टैक्स, सेस, सरचार्ज और ड्यूटी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए जो टैक्स होता है वो नॉर्मली गवर्नमेंट लगाती है, वो किस लिए लगाती है, वो इसलिए लगाती है ताकि आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके। जितनी भी आप लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, हेल्थ वाली हो गई या एजुकेशन वाली हो गई या बीपीएल वालों के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, तो जो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए वो टैक्स लगाया जाता है, उसको कहते हैं, ठीक है। जो सेस होता है वो क्या होता है, वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया जाता है, जैसे इन्वायरमेंट टैक्स लगा देते हैं या एजुकेशन टैक्स लगा देते हैं, तो ये इस तरीके का लगाया जाता है। तो टैक्स ऑन टैक्स होता है ये, ठीक है। सरचार्ज भी टैक्स ऑन टैक्स ही होता है, पर लेकिन ये किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं लगाया जाता है, जिसलिए बहुत ज्यादा आदमी जिनकी कमाई बहुत ज्यादा है तो उसके ऊपर सरचार्ज जैसे लगा दिया, ठीक है। तो ये इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इसका ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज होना है। तो सरचार्ज एक पैसा आ गया, उसको कहीं पे भी यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सरचार्ज हो जाता है। और ड्यूटी क्या होती है, ये बॉर्डर पे लगती है, जिस तरीके से मतलब गुड्स इधर उधर जा रहे हैं या आ रहे हैं तो वो जो ड्यूटी लगाई जाती है, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, तो इस तरीके से ये ड्यूटी वर्ड यूज करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इन सेस में और सरचार्ज में बहुत ज्यादा वो कंफ्यूजन रहता है। इन दोनों को याद रखेगा, दोनों टैक्स ऑन टैक्स है, बस एक पर्पज के लिए है स्पेसिफिक, और दूसरा दूसरा किसी पर्पज के लिए नहीं है। तो स्पेसिफिक पर्पज, तो यहाँ पे जो डबल एस है उससे याद रख सकते हैं आपकी, इतना ज्यादा स्पेसिफिक है कि 2 बार एस लगा दिया तो स्पेसिफिक बन गया बिल्कुल, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, रिलीज हो गया जो हाईजैक किए गए थे इंडियन डो अल कोसार,
ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हुआ क्या था अभी। एक्चुअली मैप देखे जब ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। ये है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अभी क्या हुआ था, ये जो अल कोसार है, ये है जहाज, ठीक है, इंडियन डो अल कोसार, ठीक है। तो हुआ क्या था अभी यहाँ पे, तो ये इंडिया का जो जहाज था वो पकड़ लिया गया था। पकड़ा कहाँ पे गया था, ये यहाँ पे पकड़ा गया था। ये है सोकोट्रा, सोकोट्रा बोल सकते हैं आप इसको। ये एक आइलैंड है, ये सोकोट्रा आइलैंड है। यहाँ पे इंडिया का जहाज पायरेट्स के द्वारा पकड़ लिया गया था, जो कि सोमालिया के पायरेट्स थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि आइलैंड है किसका। आप लोगों को आंसर में क्वेश्चन में आंसर देना है। और नेक्स्ट वाली वीडियो जो आएगी अभी न्यूज एनालिसिस की, वहां पे मैं आप लोगों को इनके आंसर दे दिया करूंगा। ये ज्यादा बेटर रहेगा, दिन के दिन ही आप लोगों की सारी चीजें टेंशन खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आंसर डिस्क्राइब कर दिया करूंगा इनके, ठीक है। तो तब तक आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा यार। ओके, तो देखिए ये बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बात ये कर रहे हैं कि यहाँ इनको इनको पकड़ लिया गया था सोमालिया के जो पायरेट्स होते हैं उनके द्वारा। तो अब इसको छुटा लिया गया है, सोमालिया की जो आर्मी है उसके उसकी हेल्प से, और जो सोमालिया के लोकल आदमी है उनकी हेल्प से इसको छुटा लिया है। तो ये इंडिया हो गया, तो यहाँ से पास हो रहा था ये, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा था ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी इसका हम लोगों ने नाम देखा था उस टाइम पे। तो आप लोगों ने याद हो गया कौन कौन थी 4 कंट्री थी इसमें। फिर से रिवीजन कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ऑप्शन में 4 कंट्री के नाम दे देते हैं, और उसमें से 4 में से एक को हटा देते हैं किसी को, तो फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए कौन सी कंट्री है। तो याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे भी रिवीजन कर लीजिए थोड़ा। सोमालिया की कैपिटल, ये करेंसी तो हमने कल देख ही ली थी। इथोपिया की आज देख लेते हैं। इथोपिया की है अदी अबाज, अदी अबाब। तो ये इसकी कैपिटल हो गई, करेंसी है इथोपियन बिर, बिर, BIRR। तो इसको याद रखिएगा, अगर मतलब जिनके बैंकिंग में बहुत ज्यादा यूज हो जाती है, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंकिंग में और एसएससी में खासकर, तो इसलिए डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये इस आपको आपके लिए क्वेश्चन हो गया, इस आइलैंड बताना है कि किस कंट्री का आइलैंड है ये। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। तो जहाज को पकड़ने के बाद में कहाँ पे लेके चले गए, ये होबियो में लेके चले गए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लेके चले गए जो कि सोमालिया के कोस्ट पे है। तो उसमें 10 क्रू मेंबर भी थे, जो कि 10 मेंबर भी थे, उनको भी पकड़ लिया गया। तो फिर क्या हुआ, जो हमारी नेवी है उन्होंने गल्फ ऑफ अदान में ऑपरेशन चलाया एंटी पायरेसी पेट्रोल के खिलाफ। तो ऊपर से मिलके जो सोमालिया की सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने भी साथ दिया। तो सबने मिल मिला के अब इनको छुड़ा लिया है, ठीक है। तो ये न्यूज में हो गया, खासकर इंडिया से रिलेटेड हो गया, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। ये गल्फ ऑफ अदान वगैरह कल मैंने मैप में भी आप लोगों को दिखाया था बहुत अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, यहाँ पे मैप का ही क्वेश्चन है। जो ये यमन हो गया, ठीक है। तो यमन के इस साइड में जो वाटर बॉडी है, ए वाटर बॉडी इसका क्या नाम है, और बी वाटर बॉडी इसका क्या नाम है। इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। कल भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था मैंने इसी तरीके से, ईरान से रिलेटेड, कैस्पियन सी वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन बताना है कि इस वाली वाटर बॉडी का क्या नाम है और इस वाली वाटर बॉडी का क्या नाम है। यमन हो गया, और यमन की आप लोग चाहे तो कैपिटल भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 2-3 पॉइंट इसके अंदर भी है। दीन दयाल, ये देखिए क्या कर रहे हैं, मतलब पुअर्टी एलिवेशन की बात चल रही है, वो भी ग्राम पंचायत में। तो सबसे पहले तो आजीविका मेले लगाए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, दीन दयाल अंत्योदय योजना, ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ चुके होंगे। तो नेशनल रूरल लवलीहुड मिशन, ठीक है, इसके लिए ये भी लिखते हैं। डे, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इस वर्ड को किस तरीके से यूज किया जाता है, कि ये क्या है, स्कीम का नाम है, किससे कनेक्टेड है ये। तो किससे कनेक्टेड है, रूरल पोवर्टी को हटाने के लिए। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। तो पुअर्टी एलिवेशन के लिए प्रोग्राम होता है, जो पार्टिसिपेशन होते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर लेवल पे जो चीजें रहती हैं, फेडरेशन या ग्राम सभा पंचायत, तो ये सब पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। और खासकर जो फोकस रहता है वो वुमेन पे रहता है। वुमेन को किस तरीके से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाए, जिससे कि वो प्रॉपर वे में अपना एक अच्छे लेवल पे आ सके। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, किससे रिलेटेड है ये, पुअर्टी एलिवेशन इन द रूरल एरिया, तो ये याद रखना है। ओके, ये वाली न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSFDC, इसका, और दूसरी दूसरी साइड में कौन है, डेवलपमेंट ऑफ कमिश्नर हैंडलूम। तो दोनों हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो दोनों मिनिस्ट्री के बीच में MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के बाद मतलब एक एग्रीमेंट हुआ है, आप लोग ये कह सकते हैं अगर नॉर्मल सी भाषा में देखा जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इन दोनों का, ऑब्जेक्टिव है जो हेल्प करना शेड्यूल्ड कास्ट में, जो वेवर्स होते हैं, वेवर्स किनको बोलते हैं, इस तरीके से जो कपड़ा वगैरह ये बुनते हैं, जुल्हा बोलते हैं इनको हिंदी में। तो जो जुल्हाए होते हैं उनकी फैमिलियों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, और प्रोडक्शन और मार्केटिंग की फैसिलिटी और वैल्यू क्वांटिटी, मतलब वही सब चीजें हैं। ये सारी चीजें मतलब एक तरीके से फोकस किस पे रखना है, आप लोगों को फोकस रखना है कि किसके लिए है ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो शेड्यूल्ड कास्ट को एम्पावर करने के लिए, और ब्लॉक लेवल पे चलेगा। एक होता है
डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा होता है ग्राम लेवल, बीच में आता है ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल पे चलेगा, ये पूछा जा सकता है कि पंचायत लेवल पे चलेगा या ब्लॉक लेवल पे चलेगा। तो ये भी चीजें कई बार कंफ्यूज में डाल दी जाती है, बहुत ही जल्दी से आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज किया जा सकता है कि ये ग्राम लेवल पे चलेगा, ब्लॉक लेवल पे आप लोग याद नहीं रखते हैं जल्दी, तो ये ब्लॉक लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे काम चलेगा यहाँ पे, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी एक चीज और है याद रखने वाली, जो टेक्सटाइल है, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इसमें, और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के बाद में ये सर्विस और जॉब आप लोग कह सकते हैं प्रोवाइड कराता है। तो इतना बड़ा सेक्टर है ये। 44 लाख हैंडलूम्स वेवर है आज के डेट में कंट्री में, उसमें से 3.9 लाख आप लोग 4 लाख के करीब कह सकते हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट है। तो इन 4 लाख पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो 4 लैक्स पे फोकस करना है, इनका स्किल डेवलपमेंट करना है, इनको प्रॉपर नॉलेज देनी है, इनको एक्सपीरियंस दिलाना है चीज़ों का, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करके चला जाए। स्किल प्रोडक्शन मतलब एक वैल्यूएबल क्वालिटी इनके हैंडलूम में, वो ये सारी लिंक करना है किस तरीके से, जो एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं जो इनकी पढ़ाई है और इनका जो काम है, दोनों को लिंक करना है जिससे कि इनको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके। तो दोनों मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है, किन किन मिनिस्ट्री के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, तो दोनों के बीच में मिलकर काम करना है, शेड्यूल्ड कास्ट को ब्लॉक लेवल पे करना है, ये टेक्सटाइल में सबसे बड़ा ये है। तो ये 2-3 चीजें आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी खासकर महिला से और जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है इस तरीके की, तो उस पर यूपीएससी बहुत ही मेहरबान रहता है। फिर से रिपीटेडली न्यूज थी, फिर मैंने सोचा एक बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का जल्दी जल्दी। 126th एनिवर्सरी बनाई गई है भीमराव अंबेडकर जी की, तो इसके 14 अप्रैल को बनाई गई है। तो चीजें 3 स्कीम लॉन्च की गई है, इसमें सबसे 2 स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कैशबैक और दूसरा है रेफरल बोनस। ये चीजें मिलेंगी आप लोगों को भीम ऐप जो है उसके अंदर। दूसरा क्या किया गया, भीम ऐप को आधार कार्ड से कनेक्ट कर दिया गया है और 75 टाउन्स में लेस कैश बनाने की बात करी गई है। ठीक है, इसके साथ में लकी ग्राहक और वो ये लकी ग्राहक योजना और डिजिधन योजना पहले से ही चली हुई आ रही थी, जो मैं आप लोगों को बताया था। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भीम ऐप है उसमें आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन यूज होगी, जिसको स्मार्टफोन में भी अगर जो बायोमेट्रिक अनेबल्ड है तो उसको यूज किया जा सकता है। ओके, ये भी आप लोगों को कल बताया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये पहले मिनिस्ट्री नहीं थी, एक डिपार्टमेंट था जिसको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोला करते थे। 2012 में इसको कर दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और 2016 में मतलब कि लास्ट ईयर जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उससे फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री बना दिया गया, जिसका नाम रखा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये याद रखना है, निकाली किससे गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से निकाली गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। नेशनल पेमेंट सिस्टम के बारे में हमने जिक्र किया था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इंडियन सिटीजन के लिए अलाउड किया जाता है इसमें। जो फाउंडेशन है इसका 2008 में था। तो एनपीसीआई ये जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 8th सेक्शन के जो कंपनी एक्ट है 2013 का उसके अंडर आती है। ठीक है, तो ये देखिए यूपीआई जो आप लोगों ने आधार कार्ड, जो आधार कार्ड बोल रहा हूँ, भीम ऐप जो आप लोगों ने जिसने भी अपना इंस्टॉल कर रखा होगा, उससे पहले आप फोन नंबर या कोई भी कोड आप लोग लगा के, मान लीजिए जो फोन नंबर है वन मान लीजिए मेरा फोन नंबर है 1234, तो फिर यहाँ पर आगे लगेगा यूपीआई @UPI करके, इस तरीके से कोड इसका बन जाता है। तो फिर चीजें आप लोग पैसे सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी नाम देने की जरूरत नहीं है, अकाउंट नंबर देने की जरूरत नहीं है, आपकी जो आइडेंटिफिकेशन, जो आपकी मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी सेफ रहेगी। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैशलेस सोसाइटी बनाने के लिए और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए इसके लिए यूज किया जाता है। अब तक हम जो यूज करते हैं वो इंटरनेशनल के द्वारा प्रोवाइड किए गए कार्ड यूज करते हैं, जो डेबिट कार्ड, ये फलान ढिम का नाम यूज करते हैं। पर लेकिन फर्स्ट टाइम इसके द्वारा बनाया गया डोमेस्टिक कार्ड, जिसको रुपया कार्ड बोलते हैं, जो कि जनधन योजना में फर्स्ट टाइम अप्लाई किया गया। तो ये चीजें थी इससे रिलेटेड कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सेकंड वीडियो लेके अवेलेबल होता हूँ अप्रोक्सीमेट 10 साढ़े 10 बजे से पहले पहले वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इन सबके आंसर दीजिए और देखिए पार्टिसिपेट कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कीजिए, पर लेकिन मुझे सजेशन भी दीजिए, आप लोग सेटिस्फाइड है या नहीं है, सही तो चीजें चल रही हैं, प्लीज आंसर भी दीजिए। और यार ठीक है, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज्यादा मतलब मैं भी मोटिवेट रहूंगा चीजों को करने के लिए। और चीजों को शेयर भी कीजिए दूसरे से, जितना कर सकते हैं, वीडियो वगैरह भी फेसबुक पे भी जिसे शेयर कर सकते हैं आप, चीजों को शेयर कीजिए। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। और हाँ, अभी न्यूज़पेपर भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा और इसकी कंबाइंड पीडीएफ भी मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे जहाँ से सुटेबल लगे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।